प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे अधिशोषण की क्रिया विधि के बारे में, यानी मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। यानी किसी कण का ठोस की सतह पे चिपकना किस विधि द्वारा होता है, यानी किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अधिशोषण के बारे में। एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं, जब कोई पदार्थ या वो गैस हो या द्रव हो या कोई अन्य पदार्थ हो किसी ठोस की सतह पर आकर के चिपकता है, ऊपरी सतह पर चिपकता है, तो यह घटना अधिशोषण की घटना कहलाती है। अब बात करते हैं क्रियाविधि के बारे में क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से हम समझा रहे हैं, यह कोई एक पदार्थ है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे मिलकर बना होता है उसे हम कण कहते हैं, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। यह कोई पदार्थ है, यह पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। आगे हम जानते हैं यहाँ पे यह जो हम देख रहे हैं, ये जो कण है यह पृष्ठीय कण है, पृष्ठीय कण है। जो बीच में है ये वाला, ये हमारा स्थूल कण है। ध्यान दीजिएगा। एक बार और आपको बताते हैं, यह कोई एक पदार्थ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। यह जो ऊपरी सतह पर ये पृष्ठ है, यानी कण है छोटे छोटे, यह हमारे पृष्ठीय कण कहलाएंगे, पृष्ठीय कण कहलाएंगे। जो बीच में बना हुआ ये है, ये हमारा स्थूल कण कहलाता है। आगे हम देखते हैं, यह जो अंदर की ओर कण है, यानी पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से बना है, अंदर वाला जो कण है, इस पे यह भी बल लगाता है, यह भी इसके ऊपर बल लगाता है, यह भी इसके ऊपर बल लगाता है, यह भी इसके ऊपर बल लगाता है, ये भी इसके ऊपर बल लगाता है। अर्थात स्थूल भाग में अंदर भाग में जो कण होते हैं उस पर चारों तरफ से बल लगता है, तो परिणामी आकर्षण बल हमारा शून्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे इस यहाँ पे ला करके हम बनाते हैं, ये सरफेस वाला है, इसके बगल वाला है, इसके नीचे वाला है, इसके बगल वाला है। तो देखते हैं ये जो स्थूल वाला कण है, यह भी इस पे आकर्षण बल लगाता है, यह भी इस पे आकर्षण बल लगाता है, यह भी लगाता है, यह भी लगाता है। तो चारों तरफ से जो बल लगता है अर्थात वह संतुलित बल है, और देखा जाएगा तो इसमें नेट जो बल होगा वह हमारा 0 हो जाएगा। चारों तरफ से बल लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो परिणामी बल होगा वह हमारा शून्य हो जाएगा। कब? जब स्थूल भाग में उपस्थित परमाणु या कण होगा तब। अब बात करते हैं, जो ऊपरी सतह पे कण है, इसके ऊपर इधर से आकर्षण बल लगेगा, नीचे से आकर्षण बल लगेगा, इसके बगल से आकर्षण बल लगेगा, ऊपर से आकर्षण बल नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर कोई और कण है ही नहीं। तो इसका परिणामी बल जो होगा शून्य नहीं होगा, अर्थात यह जो होगा असंतुलित बल होगा। जबकि यहाँ पे इसके अंदर जो यह कण है, इसके अंदर संतुलित बल होगा। यहाँ जो नेट बल होगा शून्य हो जाएगा, जबकि यहाँ नेट बल जो होगा शून्य हमारा नहीं होगा। अब यह पदार्थ अधिक एक्साइटेड हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यह स्थायी है नहीं, इसकी अंदर एनर्जी अधिक होगी। और अगर कोई पदार्थ पर्यावरण में, वायुमंडल में या इस पदार्थ के ऊपरी सतह पर घूमता हुआ पाया गया, तो उस कण को यह पदार्थ इसको आकर्षित कर लेता है। समझिएगा, यह वायुमंडल में पाए जाने वाले छोटे छोटे कण है, पदार्थ है, जिसे हम कहते हैं अधिशोष।
अधिशोष्य हुआ, जिसे एडजॉर्बेट कहते हैं। उसके बाद ये एडजॉर्बेंट हुआ, जिसे अधिशोषक कहते हैं। ये पदार्थ अधिशोषक कहलाएगा जब यह अधिशोष्य इसके ऊपरी सतह से गुजरेगा, गमन करेगा, उड़ेगा, तो यह जो सरफेस पे जो कण होता है, चूंकि इसका बल नेतागुर 0 नहीं होगा, यह एक्साइटेड होगा, तो इस बाहरी वाले कण को आकर्षित करके अपने पृष्ठ से ये चिपका लेता है। चिपकाता क्यों है? क्योंकि इसका भी जो बल है वह संतुलित बल हो जाए। तो जब यह इसको चिपकाता है, तो यह जब भी चिपकाएगा, यह पदार्थ इस अधिशोषक को, यदि अधिशोष्य को जब यह अधिशोषक चिपकाएगा, तो वह घटना अधिशोषण को कहलाती है, यानी अधिशोषण कहलाएगा। एक बार और समझिएगा, इसका नेतागुर, नेत जो बल होगा, परिणामी बल 0 हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से इस पे बल लगेगा। जबकि सरफेस एरिया पर, ऊपरी सतह पे जो कण होता है पदार्थ के, उसके तरफ 3 तरफ से तो बल लग रहा है, नीचे से लग रहा है, बगल से लग रहा है, दाएं बाएं दोनों तरफ से लग रहा है, लेकिन ऊपर कोई कण मौजूद न होने के कारण ऊपर से कोई बल नहीं लगेगा, वह आकर्षित नहीं कर पाता। तो जिसके कारण इसका तो नेट बल जो होगा 0 होगा, लेकिन इसका नेट बल 0 नहीं होता है। जब अधिशोष वायुमंडल में घूमता है, अगर उड़ता है, तो यह पदार्थ नेट आघूर्ण 0 प्राप्त करने के लिए यह अधिशोष को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे छोटे से कण को अपने ऊपर चिपका लेता है। और जब चिपका लेगा, अर्थात अधिशोषक पे आकर के चिपक जाएगा, तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है। इसी तरह से अधिशोषण की घटना देखने को हमें मिलती है। अब बात करते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि जब अधिशोषक के पृष्ठीय कण किसी अधिशोष को चिपकाते हैं, तो चिपकाने के कारण इनकी एनर्जी कम हो जाती है, अर्थात घटती है, क्योंकि जब यह क्रिया होती है, अर्थात अधिशोषण की क्रिया होती है, अधिशोष को चिपकाते हैं, तो उस समय एनर्जी को, ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। अर्थात जब अधिशोषण की घटना होगी, तो वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम द्वारा होता है। अर्थात अधिशोषक पे आकर के चिपकते हैं, यह ऊपरी सतह वाला कण अधिशोष को चिपकाता है, तो इसकी अंदर एनर्जी कम होती है, क्योंकि यह एनर्जी को बाहर निकालता है। और आप जानते हैं, जब किसी अभिक्रिया में, जब किसी क्रिया द्वारा ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अर्थात इसके अंदर की जो एंथैल्पी होगी, डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन में कमी होगी, अर्थात माइनस होगी, क्योंकि एनर्जी बाहर निकालना है। दूसरी चीज, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा अधिशोषक का, अधिशोषण की घटना उतना ही अधिक होगी। एक बार और समझिएगा, एक छोटा सा पदार्थ ये है, उससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है। अगर देखा जाएगा, ये भी है, सब ये अधिशोष्य है, यहाँ भी अधिशोष्य है, यहाँ भी अधिशोष्य है, इधर भी अधिशोष्य लगा है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये सब पदार्थ है, ये भी पदार्थ है हमारा, ये भी पदार्थ है हमारा। और कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा अधिशोषण की घटना किधर, किसमें होगी, ए वाले में होगा, बी वाले में होगा, या सी वाले में होगा, तो आपको देख करके पता चल जाएगा कि जिस अधिशोषक का क्षेत्रफल, एरिया जितना बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा चिपकाएगा वो छोटे छोटे कणों को। अर्थात इस पे ज्यादा अधिशोषण घटना देखने को हमें मिलेगी, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है। इसमें इसके तुलना में कम अधिशोषण घटना मिलेगी, और सबसे कम इसमें होगा,
क्योंकि इसका एरिया जो है छोटा है, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण की घटना बढ़ती है। दूसरी चीज, जब ये गैस, चूंकि आप जानते हैं कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे, गैस की एंट्रोपी सबसे अधिक होती है। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस, बिखरना। गैस के छोटे छोटे कण जो होते हैं अव्यवस्थित ढंग से रहते हैं, इसलिए उनकी एंट्रोपी अधिक होती है। जब इस पे आकर के चिपकेंगे तो चिपकने के कारण यह व्यवस्थित होंगे। क्योंकि गैस जब थे तो रैंडमनेस थे, रैंडमनेस मतलब डेलियस, एंट्रोपी प्लस में थी, पॉजिटिव था, अधिक था। लेकिन जब गैस से लिक्विड होंगे, सॉलिड होंगे, व्यवस्थित होंगे तो डेलियस में कमी आएगी, अर्थात एंट्रोपी में भी कमी आती है। कारण होगा कि अगर ये चाक के छोटे छोटे कण, अगर मान लीजिए छोटे छोटे कण वायुमंडल में उड़ रहे हैं, छोटे छोटे चाक के कण उड़ रहे हैं, जब ये चाक के कण आकर के इस पे चिपकेंगे तो चिपकने के कारण वह व्यवस्थित होंगे। जब वह व्यवस्थित होंगे तो रैंडमनेस में कमी आएगी। जब रैंडमनेस में कमी आएगी तो एंट्रोपी में भी कमी आएगी। अब यहाँ से हमें निष्कर्ष मिलता है, जब अधिशोषण की घटना होती है तो डेलेयस अर्थात एंट्रोपी में परिवर्तन और डेलेयच एंथैल्पी में परिवर्तन, दोनों में क्या होता है? कमी होता है। मीन्स हमेशा कमी होगा। इसका कारण होता है कि जब आकर के अधिशोष जो रैंडमनेस तरीके से थे आकर के अधिशोषक पर चिपकते हैं तो एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। जब व्यवस्थित होंगे तो रैंडमनेस नहीं होंगे। जब रैंडमनेस घटेगी तो एंट्रोपी भी घटती है। इस तरह से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अधिशोषण की घटना होती है तो एंथैल्पी में परिवर्तन डेली एच और एंट्रोपी में परिवर्तन डेली एस, दोनों में कमी होगी। दूसरी चीज हमने जाना आज कि अधिशोषण किस तरह से होता है, यानी कैसे छोटे छोटे कण अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्र पे आकर के चिपकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में इनके मैकेनिज्म के बारे में यानी टाइप ऑफ अधिशोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।